सोनम घर की इकलौती बेटी थी, इसलिए हर कोई सोनम को बहुत प्यार करता था और वो जो भी कुछ कहती थी सब माना जाता था। सोनम अंकित नाम के लड़के से प्यार करती थी और अंकित के बारे में सोनम के घर में हर कोई जानता था। इसके अलावा सोनम को खाना बनाना भी बहुत अच्छा आता था और वो अक्सर खाना ही बनाया करती थी। एक दिन सोनम मटर पनीर की सब्जी बनाती है और अपनी माँ रोहिणी को खिलाने के लिए उसके कमरे में जाती है। माँ देखो, मैंने आज आपकी पसंद की सब्जी बनाई है। आप जल्दी से इसे खाओ और मुझे बताओ कि ये कैसी बनी है। बहुत दिनों बाद आज मैंने कुछ बनाया है। इसने बनाया ही क्यों है? माँ आपने कुछ कहा क्या? मैंने सुना नहीं, ठीक से वापस बोलिए। नहीं नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं कहा। वो तो मैं ये कह रही थी कि तू मेरी इकलौती बेटी है, तुझे हमने इतने नाजों से पाला है, तुझे कुछ भी काम करने की क्या जरूरत है? माँ आपको तो पता है ना मुझे खाना बनाना कितना अच्छा लगता है, और ऊपर से आप सब लोगों को मेरे हाथ का खाना भी तो अच्छा लगता है, इसीलिए मैं कई दिनों में आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ बना ही देती हूँ। बेटा तू मत ही बनाया कर, तेरा जो करने का मन करे तू वो कर लिया कर, लेकिन बस खाना ही मत बनाया कर। अब तेरी शादी भी हो जाएगी शायद इसी साल में। माँ मुझे पता है आपको डर लगता है कि मैं रसोई में गई और कुछ गलत कर बैठी जिससे मुझे नुकसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अब सब कुछ अच्छे से इस्तेमाल करना आ गया है और आप पहले जल्दी से मटर पनीर खाकर बताओ कि कैसी बनी है, फिर मैं आपको एक गुड न्यूज दूंगी। सोनम के कहने पर रोहिणी मटर पनीर खाती है, लेकिन रोहिणी अपना मुंह बना लेती है। क्या हुआ माँ, आप ऐसे मुंह क्यों बना रही हैं? मटर पनीर अच्छी नहीं बनी क्या? अरे नहीं नहीं, मटर पनीर तो बहुत अच्छी बनी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। सारी मटर पनीर मैं ही खाऊंगी, पहले ही बता रही हूँ। अच्छा अब तू वो बात बताना जो तू पहले बताने वाली थी। माँ वो क्या है ना, अंकित की माँ चाहती है कि अंकित और मेरी शादी अगले महीने ही हो जाए। क्या अगले महीने ही? लेकिन सर पर इतना सारा काम है, अगले महीने ही शादी, हम इतना सब कैसे करेंगे? उन्होंने अचानक ये सब कैसे तय कर लिया? वो क्या है ना, उन्हें उनके खानदानी पंडित ने बताया कि अगले महीने ही बहुत अच्छा मुहूर्त है शादी का। फिर उसके बाद अगले 2 सालों तक कोई मुहूर्त नहीं है शादी का, इसलिए उन्होंने अगले महीने ही शादी करने को कहा है। अगर आप कहें तो आप दोनों किसी दिन वापस मिल लो और बात कर लो। अब अगले महीने ही तेरी शादी हो जाएगी, मिलना भी पड़ेगा और बात भी करनी पड़ेगी। ये गुड न्यूज सुनकर तो मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन साथ ही टेंशन भी हो रही है, इतना सब कैसे होगा? माँ आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है, आपके 3 हट्टे कट्टे बेटे हैं। अब सोनम की शादी तय हो गई थी, तो शादी की तैयारियां भी शुरू होनी ही थी ना, इसलिए शादी की तैयारियां काफी जोरों शोरों से चल रही थी। कुछ दिनों बाद सोनम अपने मायके से विदा भी हो जाती है और ससुराल आ जाती है। ससुराल में सोनम अपने साथ साथ एक नौकरानी भी लाती है जिसका नाम चंपा था, और उसे देखकर सोनम की सास जानकी हैरान हो जाती है और बोलती है, बहू ये कौन है? तेरी कोई रिश्तेदार है क्या? देखकर तो लग ही रहा है कि तेरी कोई रिश्तेदार है। नहीं नहीं माँ जी, ये मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है, इसे तो माँ ने साथ भेजा है। वो क्या है ना, मैं अपने मायके में बहुत लाड प्यार से बड़ी हुई हूँ, सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, और अब सबको मेरी फिक्र है कि मैं ससुराल चली जाऊंगी तो वहाँ सब कुछ कैसे संभालूंगी, इसलिए साथ में नौकरानी भेज दी। बहू हम भी इंसान ही हैं, और तू किसी पराये घर में थोड़ी ना आई है, बल्कि अपने ससुराल में ही आई है। जी माँ जी, मुझे पता है अच्छे से, लेकिन माँ भी तो है ना, उन्हें तो अपनी बेटे की चिंता हमेशा ही लगी रहेगी, और ये चिंता करना भी सही ही है ना। ये भी सही कह रही है बहू तू, माँ को तो कोई बदल ही नहीं सकता। अच्छा बहू, कल सुबह तेरी पहली रसोई की रस्म है, तुझे तो पता ही होगा ना कि ससुराल में ये रस्म भी होती है। जी माँ जी पता है, मैं कल सुबह सबके लिए एकदम बढ़िया नाश्ता बनाऊंगी, और मीठे में सबके लिए मूंग दाल का हलवा। मेरे मायके में सब मेरे हाथ के खाने की बहुत तारीफ करते थे। सोनम सबसे बात करने के बाद अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह होती है, सोनम सबके लिए आलू पूरी बनाती है और मीठे में हलवा। नाश्ते की टेबल पर जानकी और अंकित दोनों आ जाते हैं। जैसे ही जरा सा खाना चखते हैं कि वहीं मुंह बनाने लग जाते हैं। आय हाय, क्या बना दिया तुमने, इतना बेकार खाना। अरे सब्जी में चीनी कौन डालता है, और हलवे में नमक, कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा। सोनम तुम इसे अच्छा खाना कहती हो? आय हाय बहू, सच में तूने हमारे मुंह का सुबह सुबह स्वाद बिगाड़ दिया। सच में क्या मेरा बनाया हुआ खाना बेकार बना है? नहीं नहीं, बेकार थोड़ी है, ये तो महा बेकार है। ऐसा वाहियात खाना ना मैंने आज तक कभी नहीं खाया। अरे मैडम हमको माफ करना। सर जी आप भी, वो क्या है ना कि मैंने गलती से नमक चीनी डाल दी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया था। मुझे लगा कि मैं स्वाद बढ़ा रही हूँ, लेकिन ये तो खराब बन गया। चंपा
तुम्हें किसने बोला था मेरी पहली रसोई की रस्म में टांग अड़ाने के लिए? खाना मैं खुद भी बना सकती हूँ, तुम बाकी सब काम कर लिया करो। सोनम चंपा को काफी कुछ सुना देती है। ऐसे ही आगे भी जब कभी सोनम बेकार खाना बनाती है तो वहाँ तुरंत चंपा आ जाती है, सोनम का इल्जाम अपने सर लेने। कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद सोनम ने मलाई कोफ्ता बनाया था। तभी वहाँ उसकी सास आती है और बोलती है, अरे वाह बहू, आज क्या बेकार खाना बना रही है तू। माँ जी, मैं बेकार खाना नहीं बनाती, वो तो उस चंपा की वजह से हर बार खाना बेकार हो जाता है। अब जो भी हो बहू, हम तो तुझे ऐसे ही बोलेंगे ना। तू बोलती रहती है कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, लेकिन आज तक तूने कभी अच्छा खाना बनाया ही नहीं है। हमेशा तेरे हाथों से बेकार ही खाना बना है। कभी अच्छा खिलाया है कुछ बनाकर? माँ जी, आज मिलेगा ना। आज मैंने उस चंपा को रसोई में ही नहीं आने दिया। मैं भी देखती हूँ आज वो मेरा बनाया हुआ खाना कैसे खराब करती है। इसका मतलब इस मलाई कोफ्ते में बस तेरा ही हाथ है ना? जी माँ जी, इस मलाई कोफ्ते में बस मेरा ही हाथ है। हो गया है, मैं अब चंपा को बोलती हूँ आपके लिए और मेरे लिए खाना लगाए। आप बाहर चलिए। चंपा दोनों के लिए कटोरे में लेकर आती है और दोनों को दे देती है। बहू, मलाई कोफ्ता भी बेकार। तुझे कुछ आता है या नहीं बनाना? माफ करना मैडम जी, मैंने ही इसमें थोड़ी मिर्च नमक तेज कर दिए थे ताकि चटपटे लगे और खाने में मजा आ जाए। शायद गलती से ज्यादा हो गई है। हद है चंपा, तुम्हारी मुझसे कोई आपसी दुश्मनी है क्या? हमेशा मेरा बनाया हुआ खाना खराब कर देती हो। अब तुम्हें यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने लिए कोई दूसरा काम देख लो। माँ से मैं खुद ही बात कर लूंगी। तुम अपना सामान बांधो और जाओ यहाँ से। सोनम अब चंपा को घर से ही निकाल देती है, जिसके बाद कई दिनों तक सोनम खाना भी बनाती तो बेकार ही बन रहा था। और यही सब देखकर एक बार जानकी सोनम की माँ को घर बुला लेती है। क्या हुआ जानकी बहन, आपने मुझे अचानक से यहाँ क्यों बुलाया? कुछ हुआ है क्या? माँ, अब आप ही बताओ माँ जी को, मैं हमेशा ही कितना अच्छा खाना बनाती हूँ ना। हाँ बहन जी, अब आप ही सच सच बताओ, सोनम कितना अच्छा खाना बनाती है? क्योंकि अब तो मुझे यकीन हो गया है कि सोनम को खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है और वो बस बेकार ही खाना बनाती है। हाँ बहन जी, आप सही कह रही हो। सोनम को खाना बनाना नहीं आता है, ये बहुत ही बेकार खाना बनाती है। माँ, ये आप क्या बोल रही हो? सच बताना है ना कि झूठ? सच यही है सोनम कि तू बहुत बेकार खाना बनाती है, लेकिन घर की तू हमेशा से लाडली रही है, इसीलिए हमने कभी तुझे ये सब पता नहीं लगने दिया। और चंपा को भी जानबूझ के भेजा था ना? जी, चंपा को भी हमने जानकर ही भेजा था ताकि वो सोनम की सारी गलती अपने सर ले सके। सोनम को अपने बेकार खाना बनाने वाली बात पता चल जाती है, जिसके बाद वो अब खूब मेहनत करती है और अच्छा खाना बनाना सीख भी जाती है। करुणा अपने बेटे विनोद के लिए एक बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़की ढूंढ रही थी। ऐसे ही एक दिन करुणा बाजार गई हुई थी। तभी वहाँ उसकी पड़ोसन कांता आती है और करुणा को देखकर उससे बोलती है, करुणा बहन, मैंने सुना है तुम अपने बेटे विनोद के लिए लड़की ढूंढ रही हो। एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। कहो, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? आराम से कहो। अब अपनी बेटे की बात करना शुरू ना कर दे बस। देखो करुणा बहन, हम दोनों पड़ोसन हैं और पता नहीं कितने सालों से हैं। मैं चाहती हूँ हमारी दोस्ती को हम रिश्तेदारी में बदल दे तो कितना अच्छा होगा। अरे सच मानो कांता बहन, सबसे पहले मेरे दिमाग में आपकी बेटी का ही ख्याल आया था। अच्छा, फिर आपने बात आगे क्यों नहीं बढ़ाई? क्या मेरी बेटी दिखने में सुंदर नहीं है या कुछ कमी है मेरी कोमोलिका में? अरे नहीं नहीं, मुझे बहुत सुंदर लगती है कोमोलिका। बस विनोद बोलने लगा कि कोमोलिका के चेहरे में कुछ पिंपल हैं और मेरे विनोद का चेहरा बिल्कुल साफ है। ये क्या बात हुई? हर किसी को आते हैं पिंपल तो। वैसे भी ये सब के चक्कर में रहे तो शादी भूल ही जाओ। ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे बेटे के साथ। देख लेना, मेरे बेटे को बहुत खूबसूरत लड़की मिलेगी, एकदम हूर की परी के जैसे। एक भी दाना नहीं होगा उसके चेहरे पर। देखते हैं, हम भी यही हैं और तुम भी यही हो। जब तुम्हारी बहू आएगी हम देख लेंगे, अब हूर की परी आती है या परी के वेश में कोई और, देख लेंगे। विनोद की ऐसी कोई डिमांड नहीं थी। ये सारी डिमांड तो खुद करुणा की थी। करुणा अपने बेटी के लिए जैसी बहू ढूंढ रही थी, शायद ही उसे मिल पाए। ऐसे ही एक दिन विनोद रास्ते से जा रहा होता है। तभी वहाँ एक आनंदी नाम की लड़की अपने सर को झुकाए रो रही थी। तभी उसे देखकर विनोद उससे पूछता है, आप ऐसे क्यों रो रही हो? कुछ हुआ है अगर तो आप मुझे बताइए। अगर आपको कोई भी परेशानी है
तो आप मुझे बता सकती हैं। जी हाँ, मुझे बहुत परेशानी है। आप मेरी कोई मदद नहीं कर पाएंगे शायद। अगर कर सकते हैं तो मुझे कहीं भी एक जॉब दिलवा दीजिए। अरे आप जॉब के लिए रो रही हैं? मुझे लगा पता नहीं किसी ने कुछ बोल तो नहीं दिया शायद आपको, या फिर किसी ने छेड़ दिया हो। आप जॉब के लिए इतना क्यों रो रही हैं? मैं आपको अपने ऑफिस में काम दिलवाता हूँ। आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए। अगर जॉब लगी तो मैं आपको कॉल कर दूंगा। मैं आपको अपना नंबर दूं? सच में आप मुझे जॉब देंगे? अगर ऐसा है तो आप मेरा नंबर नोट कीजिए और मेरा नाम भी सेव कर लीजिए। अगर आपको जॉब की कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो मुझे जरूर बताना। आपने आपका क्या नाम बताया? वो क्या है ना, फोन नंबर सेव करना था आपके नाम से, बस इसीलिए पूछ रहा था मैं तो। अरे तो आप इतना डर क्यों रहे हो मुझसे? मुझे भी पता है जब नंबर लिया है तो नाम भी जरूरी है, पागल। मैं तो डर ही गया था। मुझे लगा था कहीं आप मुझे गलत ना समझ लें इसलिए, लेकिन आप तो मुझसे भी ज्यादा समझदार निकली। आपको क्या लगता है मैं दूसरों की तरह ड्रामे करूंगी? अरे नहीं जी, मुझसे नहीं होते ये ड्रामे। भले मैं मुंह पर बोल देती हूँ, लेकिन ड्रामे ना बाबा ना। एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? अगर बुरा लगे तो पहले ही माफी मांग लेता हूँ आपसे। आपके चेहरे में इतने सारे पिंपल कैसे हुए और आप इन्हें कम क्यों नहीं करती? मुझे तो ऐसे ही रहना पसंद है। अगर कोई भी मुझे पसंद करेगा तो ऐसे ही करे, वरना ना ही करे। मुझे कोई परेशानी नहीं है। जिसको मुझसे शादी करनी होगी मेरे इसी रूप से करे, बस। वाह, आपकी सोच तो बहुत अच्छी है। आजकल की दुनिया में हर कोई मेकअप करता है और खुद को सुंदर बनाना चाहता है। दोनों अपनी अपनी बातें करते हैं और एक दूसरे से अपना नंबर बदलते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक दिन करुणा अपने बेटे विनोद से बोलती है। विनोद, मैं चाहती हूँ तुम अब शादी कर लो। सबकी बहू आ गई है, बस मेरी ही किस्मत में बहू का सुख नहीं लिखा शायद। माँ, शादी के लिए लड़की भी तो होना जरूरी है ना। और वैसे भी मैं किसी भी लड़की से शादी थोड़ी ना कर सकता हूँ। ये तो मेरी पूरी जिंदगी की बात है। ऐसे कैसे मैं किसी से भी शादी कर लूँ? हेलो आनंदी जी, क्या हाल चाल हैं आपके? आपको कोई जॉब मिली या नहीं? वैसे मैं एक बात बता दूं, मेरे ऑफिस में कल आ जाना। आपकी जॉब की बात कर रखी है मैंने। मेरी बात सुन ले पहले। जब भी मैं तेरी शादी की बात करती हूँ तब तू ऐसे बात को टाल देता है, इधर उधर की बातें भी करने लगता है। सुन भी रहा है या नहीं? आनंदी जी, मैं आपको कुछ देर बाद फोन करता हूँ। वो क्या है ना, मेरी माँ को मुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। अगर मैंने इनकी बात नहीं सुनी तो शायद मेरी माँ मुझसे गुस्सा भी हो जाएंगी। सुनना विनोद, अभी तो जिस लड़की से बात कर रहा था, क्या ये खूबसूरत है? अगर तुझे ये लड़की पसंद है तो शादी कर ले। मैं कुछ नहीं कहूँगी, तू बस मुझे सास बनने का सुख दे दे। हाँ माँ, खूबसूरत तो बहुत है। और पता है, मुझे आनंदी से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। लेकिन उसकी बातें सुनकर मुझे उस पर गर्व भी बहुत हुआ। अगर आपकी मर्जी है तो क्या मैं आनंदी से शादी कर सकता हूँ? अरे हाँ हाँ बेटा, निकी और पूछ पूछ, चट मंगनी और पट ब्याह करवाऊंगी तेरा। करुणा अब अपने बेटे की शादी के बारे में सोच सोचकर बहुत खुश थी। दूसरी तरफ विनोद ने आनंदी को भी शादी के लिए मना लिया। करुणा अपनी बहू के बारे में रोज सोचती और मन ही मन मुस्कुराती। ऐसे ही दिन बीतने लगे और अब विनोद और आनंदी की शादी हो जाती है। गृह प्रवेश भी हो जाता है। अगली सुबह आनंदी उठकर अपनी पहली रसोई के लिए जाती है। तभी वहाँ करुणा उसे देखकर बोलती है, तुम कौन हो? मेरी बहू तुम जैसी तो बिल्कुल भी नहीं दिखती। कहीं तुमने मेरी बहू का अपहरण तो नहीं कर लिया? अगर ऐसा है तो बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? माँ जी, मैं ही हूँ आपकी बहू आनंदी, जिसको कल विनोद जी ब्याह कर लाए हैं। और हाँ, आपको बता दे, कल मेरे चेहरे पे मेकअप पोता गया था, इसलिए सुंदर लग रही थी और इसीलिए आज आप मुझे पहचान नहीं पाई। मुझे तो लगता था कि मेरी बहू इस मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की होगी, लेकिन इस विनोद ने तो मेरा पूरा सपना ही तोड़ दिया। अब मैं किस पर घमंड करूंगी? अरे तुम जैसे ही लड़की मेरे विनोद जैसे बेटे को फंसाती है। अरे मैं क्यों फंसाने लगी भला आपके बेटे को? ये खुद मेरे पास आया था मुझसे बात करने और मेरे चेहरे पर उसी वक्त से पिंपल थे
और मैंने कभी इनको कुछ बोला ही नहीं और ना ही फंसाने की कोशिश की। अब मैं क्या बोलूंगी? विनोद की बुआ को कैसे समझाऊंगी कि यही है जिसके फेस पर पिंपल है, यही मेरी बहू है। पता नहीं मेरा कितना मजाक बनेगा। आज तो मुझे मेरी पड़ोसन भी कुछ कह देगी। क्यों? पड़ोसन आपको क्यों कुछ कहेंगी? वैसे भी पड़ोसन को कुछ कहने का कोई हक नहीं है, मैं बताती हूँ उसको। और रही बुआ सास जी की बात, तो उन्हें आप संभाल लेना। बात तो पहले मैंने ही छेड़ी थी कि तेरी बेटी के चेहरे पर पिंपल है, और देखो मेरे साथ क्या हो गया। उसके एक पिंपल के चक्कर में मैंने उसके रिश्ते को ठुकरा दिया और अब मुझे पिंपल वाली बहू मिल गई। करुणा अपनी बहू को बातें सुना ही रही थी कि तभी वहाँ विनोद की बुआ जानकी आती है और करुणा को देखकर बोलती है, क्या बात है करुणा, तेरी बहू के चेहरे पर कितने पिंपल है? तू अपनी बहू को देख कर नहीं लाई क्या? और आज तेरी बहू की पहली रसोई है और क्या बनाएगी तेरी पिंपल वाली बहू पहली रसोई में? देखिए बुआ जी, मैं मानती हूँ मेरे चेहरे पर पिंपल है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ। मेरा दिल, मेरा मन आप लोगों से बहुत ज्यादा खूबसूरत है। बड़े आई किसी का भी मजाक उड़ाने वाले। ये कैसी बात कर रही है बहू? ये विनोद की बुआ है। चेहरा अच्छा नहीं है, कम से कम जुबान तो अच्छी रख ले। तमीज नहीं है क्या तुझमें जरा भी? बदतमीज नहीं, बहुत ज्यादा ही अच्छी है बहू तेरी। मैं पहले से जानती हूँ तुम्हारी बहू को, शायद तुम्हें पता नहीं है इस बात का। तुम्हारी बातों की वजह से ही तुम्हारे बेटे ने इस लड़की से शादी की है। क्या बकवास कर रही है? मेरा बेटा पिंपल वाली बहू नहीं लेकर आ सकता। लेकिन एक बात तो अच्छी हो गई, जैसी भी हो लेकिन तुम्हारी बहू दिल की बहुत अच्छी है, सूरत से भी अच्छी है। बस कुछ पिंपल है लेकिन तुम्हारी बहू के चेहरे पर। करुणा कांता की बात सुनकर हैरान थी। सभी के समझाने के बाद करुणा अपनी पिंपल वाली बहू की पहली रसोई पूरी करवाती है। आखिरकार इतना कुछ होने के बाद सब कुछ ठीक हो ही गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और अब पिंपल वाली बहू हर दिन अपनी रसोई पूरी करती। अजी मोहन साहब, घर अभी और कितना दूर है? यहाँ कार में बैठे बैठे मेरी तो कमर में दर्द होने लगा। अरे बस माँ, आधे घंटे का ही तो रास्ता रह गया है। बहुत जल्द हम मोहन अंकल के घर होंगे। जरा जल्दी चलो बेटा, मेरी तो कमर अकड़ रही है। हाँ माँ, गाड़ी तो भाई चला रहा है और आपको तो पता ही है ये रास्ते कितने खराब है। तेरी माँ नहीं मानने वाली बेटा, इसको बस कमर दिख रही है। रघुवीर की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं, तो वहीं सावित्री अपना मुंह फुला लेती है। हाँ हाँ हंस लो, मैं तो सो रही हूँ। जब मोहन भाई साहब का घर आ जाए तब मुझे उठा देना। सावित्री कार में अपनी आंखें बंद कर सो जाती है। दरअसल सावित्री का परिवार एक शादी में जा रहा था और अगले आधे घंटे में वो मोहन के घर पहुंच जाते हैं। पापा माँ को जगा दो, वरना वो कहेंगी कि मेरी नालायक औलादों ने मुझे जगाया भी नहीं। सोनू की बात सुनकर अब सब हंसने लगते हैं। तभी रघुवीर सावित्री को उठाता है। अरे ओ भाग्यवान, उठ जाओ, आ गए हम मोहन के घर। अगर हमने अभी तुम्हें यहाँ छोड़ दिया तो हम पर चिल्लाना मत। रघुवीर की बात सुनकर सावित्री उठती है और अपने पति को कुछ बोलती उससे पहले ही वहाँ मोहन और उसकी पत्नी सुमन आते हैं। रघुवीर भाई साहब, क्यों भाभी को इतना सताते हैं आप? आंटी जी, हम माँ को सताते नहीं है, हम तो माँ के साथ मजाक करते हैं और हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी माँ को खुश रखें, इसलिए हम थोड़ा बहुत मजाक कर लेते हैं। बेटा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुझे ऐसी बीवी मिल जाए जो अपनी सास का ही पक्ष लेती रहे। अगर ऐसा हो गया ना तो तू देख लेना, औरतों का पल्लू भारी हो जाता है, क्योंकि मेरे भी घर में कुछ ऐसा ही है। क्यों भाग्यवान? आंटी जी माफ कर दो, अंकल के मुंह से निकल गई थी। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे जाने दो भाभी जी, इनकी तो रोज की आदत है और मैं रोज ही इन लोगों को इग्नोर करती हूँ। आप भी ध्यान मत दो। चलिए अंदर चलते हैं, आखिर रोहित को हल्दी लगानी भी तो है। अब सभी लोग घर के अंदर जाते हैं और शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। जहाँ सभी घर के कामों में बिजी थी, तो वहीं सीता अपने हाथों में फूल का टोकरा लिए मंदिर की तरफ जा रही थी। तभी सामने से आता कल्पेश उससे टकरा जाता है और आपस में टक्कर लगने से सीता फूल के टोकरे के साथ कल्पेश के ऊपर गिर जाती है। कुछ देर बाद गीता वहाँ आती है, जहाँ वो कल्पेश और सीता को ऐसे देखकर उन दोनों को आवाज लगाती है। ओ तोता मैना, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तुम्हारी शादी नहीं बल्कि ये भैया की शादी है, इसलिए अपना ये प्यार का लोचा बंद करो और हटो यहाँ से।
उसकी बात सुनकर सीता अब जल्दी से उठती है और वहाँ से शर्माते हुए जाने लगती है। पर जैसे ही कल्पेश की नजर गीता पर जाती है तो वो उन दोनों को एक जैसा देख बोलता है। ये क्या देख रहा हूँ मैं? तुम दोनों तो हूबहू हो। हाँ, हम दोनों एक जैसे दिखते हैं क्योंकि हम जुड़वा है। सीता चलो, माँ बुला रही है क्योंकि मंदिर तक फूल तो गए नहीं। गीता सीता को अपने साथ ले जाती है पर कल्पेश की नजर तो बस सीता पर ही थी। देखते ही देखते रात हो जाती है। जहाँ सभी बैठकर खाना खा रहे थे तो वहीं कल्पेश घर के बाहर अंधेरे में बैठकर फोन चला रहा था। सीता कल्पेश के पास आती है। मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। माफी? पर क्यों? गीता की तरफ से उसने आपको ना जाने कितना कुछ बोल दिया, वो भी बिना जाने। कोई बात नहीं, मैंने उसकी बातों का बुरा नहीं माना। जहाँ सीता और कल्पेश आपस में बातें कर रहे थे तो वहीं गीता अपने हाथों में आइसक्रीम लेकर सोनू के कमरे में जाती है। अब गुस्सा छोड़ भी दो, मान जाओ ना। मान जाऊं ऐसे ही? अरे तुमने मेरे बड़े भाई की इतनी बेइज्जती की है, इतना कुछ कहा है उन्हें और उनके साथ इतनी बेरुखी भी की है, तो मैं तुमसे कैसे बात कर सकता हूँ? तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए भैया से माफी मांग लूंगी। कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने भाई को देख लूंगा। अरे मैंने सोचा था अपने भाई से हमारे रिश्ते की बात करूंगा, लेकिन तुमने तो सारी बात बिगाड़ के रख दी। कुछ नहीं बिगड़ा है और उनको बात करनी पड़ेगी क्योंकि जिस तरह से हम एक दूसरे से प्यार करते हैं ठीक उसी तरह से सीता और कल्पेश भैया भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो जाओ बाहर जाकर देख लो। गीता की बात सुनकर सोनू सीता और कल्पेश के पास जाता है जहां उसको पता चलता है कि वो दोनों भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये देखने के बाद सोनू के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वो समझ जाता है कि अब उनकी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। और समय के साथ रोहित की शादी हो जाती है। रोहित की शादी के कुछ दिनों बाद ही कल्पेश की शादी सीता से और सोनू की शादी गीता से हो जाती है। शादी के बाद सीता और गीता दोनों ही अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं। ऐसे ही एक दिन बहू, आज कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों कुछ बढ़िया सा बनाओ। पर माँ जी आखिर आपको खाना क्या है? बहू, जो मन हो वो बना ले, बस आज कुछ अच्छा बनाइयो। मन कर रहा है कुछ अच्छा खाने का। वैसे भी मेरी ट्विंस बहू की रसोई हमेशा अच्छी रहती है। अपनी सास की बात सुनकर सीता और गीता रसोई में जाती हैं और खाना बनाने में लग जाती हैं। और बहुत जल्द खाना बनाने के बाद वो खाने को जैसे ही टेबल पर रखती हैं, वैसे ही सावित्री की पड़ोसन उसके घर आ जाती है। अरे वाह सावित्री, तेरे घर से तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है तेरी दोनों जुड़वा बहू ने कुछ बढ़िया सा खाना बनाया है। लगता है नहीं, बल्कि मेरी बहू सच में बहुत अच्छा खाना बनाती है। सीता, गीता, जरा अपनी पड़ोसन सास को भी अपने हाथों का बनाया हुआ खाना चखाओ। आखिर मेरी पड़ोसन को भी तो पता चले कि मेरी ट्विंस बहू कितना अच्छा खाना बनाती है। जी माँ जी। सीता अपनी पड़ोसन सास को खाने की टेबल पर बैठाती है और गीता उसके सामने खाना परोसती है। और खाना खाने के बाद क्या लाजवाब खाना बनाया है तुम दोनों ने। आखिर तुम दोनों अपने खाने में ऐसा क्या डालती हो? ये तो हम दोनों बहनों का सीक्रेट है जो हम किसी को नहीं बताते हैं, और वो सीक्रेट हमारी रसोई है, रसोई। जरा मुझे भी तो अपनी रसोई दिखा दो। अगर मैं तुम्हारी रसोई देख लूंगी तो मैं भी उस हिसाब से अपने घर में खाना बना लूंगी, साथ ही अपनी बहू को भी सिखाऊंगी। पर आंटी जी। अरे बहू, जा दिखा देना अपनी रसोई। रसोई ही तो देख रही है। बहन, तुम मेरी ट्विंस बहू की रसोई देखोगी ना तो सच में दंग रह जाओगी। सावित्री के बोलने पर सीता गीता अपनी पड़ोसन को अपने किचन में ले जाती है, जहाँ पर उसकी पड़ोसन दोनों ट्विंस बहनों की रसोई देखकर सच में दंग रह जाती है, क्योंकि उन्होंने अपनी रसोई को काफी अच्छे से रखा था। सारा सामान फिक्स था, कहीं कोई गंदगी नहीं थी। और इस तरह की सफाई देखकर उसकी पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तुम्हारी रसोई तो सच में बहुत ही साफ है। हमारे ही घर में बहुएं हैं, लेकिन वो इतनी सफाई रखती ही नहीं। यहाँ सारे मसाले सही से हैं, बर्तन फिक्स हैं। मानना पड़ेगा सावित्री, तेरी ट्विंस बहू की रसोई सच में बहुत अच्छी है। वो तो है बहन, मेरी दोनों ट्विंस बहू की रसोई सच में बहुत साफ सुथरी रहती है। मैं तो ऐसी बहू को पाकर धन्य हो गई। मेरी घर में साक्षात लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का वास है। बहू, जरा थोड़ी सी टिप्स मुझे भी दे दे। आंटी जी, साफ सफाई तो खुद के हाथों में होती है। बस फर्क इतना है
की सफाई किस तरह से की जाती है। अगर आपके घर में सफाई अच्छे से होगी और सारी चीजें टाइम टू टाइम अपडेट होंगी तो आपकी भी रसोई अच्छी हो जाएगी। उसकी बातें सुनकर पड़ोसन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो उन दोनों को आशीर्वाद देकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर सावित्री का गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है और वो अपनी दोनों बहुओं को गले से लगा लेती है। भी कहता था क्योंकि जूही हमेशा ही खाना इतना चटपटा बनाती थी कि उसकी वजह से पूरे परिवार को भी वो तीखा मसाले वाला चटपटा खाना ही खाना पड़ता था। और वहीं दूसरी तरफ रश्मि है जो हर जगह विस्फोट करती रहती। एक दिन जूही सोफे पर बैठकर आलू टिक्की खा रही होती है, तभी वहाँ रश्मि आती है और जूही की तरफ करते हुए जोर से पात मार देती है। छी दीदी, तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली क्या बात मारने की? मैं यहाँ आलू टिक्की खा रही हूँ और आपने मेरे मुंह पर ही मार दो। बदबू इतनी जहरीली है कि मेरी आलू टिक्की में जहर भर दिया आपने। माफ करना, मैंने जानबूझकर तुम्हारे मुंह पर पाद नहीं मारा। वो मुझे तुम दिखी नहीं तो बस मैंने गैस छोड़ दी। अब मुझे क्या पता था कि तुम मेरे पीछे ही बैठी हो। हाँ हाँ, आपको हर जगह फुसफुसाना होता है तो किसी को देखोगी कहाँ। लेकिन नाक में तो मेरी बदबू गई है ना आपकी, और खाना तो मेरा खराब हुआ ना। वैसे क्या खा रही हो तुम? आलू टिक्की खा रही हूँ, लेकिन तुमने वो खाने लायक भी नहीं छोड़ी है। कोई बात नहीं, लाओ मुझे दो, मैं हूँ ना, मैं खा लेती हूँ। हाँ, तुम ये खाओ ये पदौड़ी वाली आलू टिक्की। जूही और रश्मि एक पदौड़ी और इन दोनों से तंग उनकी सास रमा थी। एक दिन रमा अपनी दोनों बहुओं को बुलाती है। बहुओं, सुन लो तुम दोनों, आज हमें तुम्हारी ननद के लिए लड़का देखने जाना है और मेरे साथ तुम दोनों ही चलोगी। तो ध्यान रहे कि वहाँ तुम दोनों कोई गड़बड़ ना करो। माँ जी, आपको तो यही लगता है कि हम दोनों जहाँ भी जाएंगे कोई ना कोई गड़बड़ ही करेंगे। माँ जी, आपकी बहुएं बहुत समझदार है, हमें भी सही और गलत पता है। आखिर हमारी ननद के लिए हम लड़का देखने जाएंगे तो कोई गड़बड़ की गुंजाइश तो हो ही नहीं सकती ना। हम सब संभाल लेंगे अच्छे से। इसी बात की तो चिंता मुझे सताई जा रही है। तुम दोनों कोई आम बहुएं नहीं हो, एक पदौड़ी है तो दूसरी चटोरी। और मैं अभी बता रही हूँ, तुम दोनों ने कोई गड़बड़ कर दी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ जी, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ कि कोई गड़बड़ नहीं होगी, आज सब अच्छा ही होगा। हाँ माँ जी, इस बात पे तो दीदी के साथ हूँ मैं। चलो, तुम दोनों इतना बोल रही हो तो तुम दोनों की बात मान ले रही हूँ, लेकिन आज तुम्हारी ननद के रिश्ते की बात है, इसीलिए तुम दोनों अच्छे से रहना। कुछ देर बाद रमा अपनी दोनों बहुओं के साथ अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखने चली जाती है। रमा लड़के की माँ सुजाता के घर जाती है, जहाँ सुजाता काफी सारा खाने का सामान सामने रख देती है। बहन, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी और ये सोच रही थी कि इतनी देर क्यों हो गई, कहीं आपको रास्ते में कोई जाम तो नहीं मिल गया? नहीं बहन जी, रास्ता तो ठीक था, बस अपनी दोनों बहुओं की वजह से थोड़ी देर हो गई। बहुएं, इसका मतलब आप अपनी बेटी को साथ नहीं लाई? नहीं बहन जी, वो क्या है ना, आज उसकी परीक्षा है और मेरे लिए तो शादी परीक्षा दोनों ही जरूरी है, इसीलिए आज मैं आ गई मिलने। कल को बच्चे भी मिल लेंगे आपस में। ये तो बहुत सही सोचा आपने बहन जी, मैं भी ऐसा ही सोच रही थी। अरे आप लोग खाली हाथ क्यों बैठे हैं? ये सब मैंने आप लोगों के लिए ही तो बनवाया है, खाइए ना आप लोग। नहीं बहन जी, खाना पीना तो होता रहता है। वैसे आपका बेटा कहाँ है? यहीं पास में गया है, अभी थोड़ी देर में आता ही होगा। अरे बहुएं, तुम दोनों क्यों शर्मा रही हो? तुम दोनों भी कुछ खाओ, रुको मैं ही दे देती हूँ तुम दोनों को। सुजाता जबरदस्ती रमा की बहुओं को खाने के लिए दे देती है, लेकिन रमा की बहुएं हप्सी दोनों खाने पर तो जैसे तैसे टूट पड़ती हैं। दोनों दबा के खाने लगती हैं और ये सब देखकर सुजाता भी हैरान हो जाती है। तभी धीरे से रश्मि हाथ मार देती है, जिसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। अचानक से ये गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? हाँ हाँ, मुझे भी आ रही है, शायद कुछ सड़ गया होगा तो इतनी गंदी बदबू आ रही है। ये पदौड़ी पहले पाद मारकर अब खुद ही शरीफ बन रही है। ये बदबू कहाँ से आ रही है? सुजाता को बेवकूफ बना सकती है, लेकिन मैं तो इसकी रग रग से वाकिफ हूँ ना, और वो भी अच्छे से। बहन जी, अभी यहाँ पर बहुत ही अजीब और गर्म माहौल है, हम फिर कभी बाद में मिलते हैं। हाँ, थोड़ी देर में चले जाएंगे, हमने सब तो खा ही लिया है, अब बस ये समोसे रह रहे हैं, वो खा ले फिर चलते हैं। क्यों माँ जी, सही कह रही हूँ ना मैं? नहीं बहू, तू भूल गई, आज तुझे शॉपिंग भी तो करनी थी ना, चल अब जल्दी से। रमा की दोनों बहुएं उसकी बहुत ही बेइज्जती करवाती हैं।
रमा को अपनी दोनों बहुओं पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी बहुओं को सुनाती भी है, लेकिन रमा की बहुएं रमा की बात हवा में उड़ा देती हैं। ऐसे ही कई दिन निकल रहे थे और दोनों की एक से बढ़कर एक हरकतें भी बढ़ती जा रही थी। कुछ दिनों बाद रश्मि अपने पति आलोक के साथ कमरे में रोमांस कर रही थी। आज तो सच में बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। अच्छा, इतनी ही खूबसूरत लग रही हूँ तो क्या बस देखकर ही मन भरोगे? आलोक और रश्मि दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आ जाते हैं और तभी रश्मि एक पाद मार देती है। क्या यार रश्मि, तुम तो कभी भी शुरू हो जाती हो यार। अरे इतना अच्छा मूड था मेरा, लेकिन मेरे मूड की सारी की ऐसी की तैसी कर दी तुमने। अरे ये क्या किया तुमने? हटो तुम मेरे आगे से, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। आलोक, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? ये क्या मैंने कोई जानबूझ के थोड़ी किया है। अब गैस पर किसी का जोर थोड़ी है जो मैं गैस को रोक लूं। तुम भी ना खामखा ही गुस्सा कर रहे हो। अच्छा, मैं बिना बात के गुस्सा कर रहा हूँ? और तुम्हारा जो ये काम है ना, तुमने जो ये कांड किया है, पाद मारा है तुमने, अरे उसका क्या? तुम तो तारीफ के काबिल तक नहीं हो। आलोक को रश्मि पर बहुत गुस्सा आता है और आलोक रश्मि पर गुस्सा करके वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी जूही एक बहुत बड़ी सी प्लेट में नूडल्स लेकर आती है। हाँ आओ आओ, तुम्हारी ही कमी थी। आओ भाग हमारे, एक पदौरी तो कमी थी घर में, जो तुम भी आगे चटोरी कहीं की। देखना एक दिन तुम भी ना ये ठूस ठूस के ना इसकी तरह पदौरी बन जाओगी, तब मत कहना मुझसे, समझी तुम? क्या जेठ जी, आप कहीं और का गुस्सा मेरे ऊपर क्यों निकाल रहे हो? मैंने आपका ऐसा क्या बिगाड़ दिया जो आप मुझे इतना सुना रहे हो? मैं तो बस यहाँ नूडल्स ही लेकर आ रही थी ना। बिगाड़ा तुमने नहीं, बिगाड़ा तुम दोनों ने मेरा। तुम लोगों से तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि तुम लोगों के साथ मैं जितनी देर रहूंगा ना, एक को खाते हुए देख के मेरा खाने का मन नहीं करेगा, और दूसरे को क्या बोलूं मैं। छोड़ जो ही इन्हें, ये तो बिना बात के ही बोलते रहते हैं। तुम नूडल्स लेकर आई हो ना, चलो हम दोनों मिलकर नूडल्स ही खा लेते हैं। वैसे भी मुझे काफी ज्यादा भूख लग रही है। अच्छा हुआ तुम नूडल्स ले आई। रश्मि और जूही दोनों मिलकर नूडल्स खाने लगते हैं। दोनों की चटोरेपन और पदौड़ेपन अब रमा को बहुत ही ज्यादा तंग करने लग गया था। कोई भी रमा की बात सुनता ही नहीं। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद रमा सुबह सुबह सबके उठने से पहले रसोई में ताला लगा देती है और कुछ देर बाद जब उसकी दोनों बहुएं उठती हैं और रसोई में लगा ताला देखती हैं, तो हैरान रह जाती हैं। माँ जी, ये क्या है? क्या हुआ बहुओं, तुम्हें दिखाई नहीं दिया क्या? खैर कोई बात नहीं, मैं बता ही देती हूँ। अब से रसोई का ताला मेरी मर्जी से ही खुलेगा, और अगर कुछ काम है तो पहले मुझे बताना होगा। माँ जी, लेकिन आपने रसोई में ताला क्यों लगाया? और रसोई में तो काम पड़ता ही रहता है ना। तुम दोनों की खुरापाती की वजह से मैंने ताला लगाया है। कुछ भी अटरम सटरम खा लेती हो, जिसका भुगतान हम घर वालों को करना पड़ता है। इसीलिए अब खाना पीना मेरे हिसाब से होगा। माँ जी, ये तो गलत है ना। और आपको क्या लगता है कि अगर हमें कुछ खाना होगा तो हम रसोई खुलने का ही इंतजार करेंगे? हम कुछ बाहर से भी तो खा सकते हैं ना। बस यही तो। अब मैं भी देखती हूँ कि बाहर से भी कैसे खाओगी। जब हाथ में पैसे ही नहीं होंगे तो क्या कर लोगी दोनों? और बिना काम के तुम लोग बाहर नहीं जाओगी। जब भी जाऊंगी मैं साथ में जाऊंगी। रमा अपनी बहू के सर पर हमेशा खड़ी रहती। अब वो दोनों ही जाने कि कैसे वो अपनी सास का सामना करके अपने मन की करेंगे या रमा के नए नियमों को मान लेंगे। इसका मतलब ये हरकत तुम करती थी? बहू, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तू हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेगी। मुझे तो पहले से ही ये नेपालन पसंद नहीं थी, पर भैया आपको पसंद थी, इसलिए हमने ना चाहते हुए भी इसको अपनाना पड़ा। अपने घर वालों की बातें सुनकर आकृति की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, पर उसके घर वाले उस पर क्यों चिल्ला रहे थे? आखिर उसकी गलती क्या है? और तो और आकृति कुछ बोल क्यों नहीं रही थी? वो अपने घर वालों की इतना क्यों सुन रही थी? चलिए जानते हैं। संजना अपनी बेटी जानवी के साथ बैठकर खाना खा रही होती है। तभी उसका फोन बजता है और वो फोन उठाती है। जैसे ही वो फोन उठाती है और कुछ देर बाद बात करती है, तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। माँ, क्या हुआ? आप इस तरह स्माइल क्यों कर रही है? किसका फोन है? तेरे भाई का फोन है जानवी, वो बहुत जल्दी घर आने वाला है। क्या भैया घर आ रहे हैं? माँ, आपने तो मुझे ऐसी खबर सुनाकर खुश कर दिया। मेरा मन तो गार्डन गार्डन हो गया। पर उसने कहा कि वो मेरे लिए एक सरप्राइज लेकर आ रहा है। आखिर वो सरप्राइज है क्या? क्या पता वो आपके और इस घर के लिए एक बहू लेकर आ रहे हो। ला भी रहा है
तो तुझे क्या फर्क पड़ता है? मेरा बेटा खुद के पैरों पर खड़ा है और अगर वो अपने पसंद की लड़की ले भी आएगा तो क्या ही खराबी है। मैं जानती हूँ कि वो गलत कदम नहीं उठाएगा। वैसे भी तुझे कैसे पता कि वो मेरे लिए बहू ही लेकर आएगा? माँ मैंने तो बस तुक्का लगाया है, मेरा तुक्का सच भी हो सकता है और नहीं भी, इसीलिए आप मेरी बातों पर ध्यान मत दिया करो। जानवी की बात सुनकर संजना एक बार फिर अपनी बेटी के साथ खाना खाने लगती है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं और 2 दिन बाद कबीर एक आकृति नाम की लड़की के साथ अपने घर के दरवाजे पर आकर अपनी माँ और बहन को आवाज लगाता है। माँ, जानवी, मैं आ गया, कहाँ हो? बाहर आओ। कबीर की आवाज सुनकर संजना दौड़ती हुई बाहर आती है, जहाँ वो अपने बेटी को एक लड़की के साथ देखती है। कबीर, ये चाइनीज कौन है? माँ, ये आकृति है, इस घर की बहू। और हाँ, ये चाइनीज नहीं बल्कि नेपाली है। और मेरी पोस्टिंग जब नेपाल में हुई थी तो आकृति ने ही मेरा ध्यान रखा था तब। इसने तेरा ख्याल रखा और तूने इससे शादी कर ली। कल को कोई और औरत तेरा ख्याल रखेगी तो तू क्या उससे भी शादी कर लेगा? नहीं माँ, ऐसा नहीं है, इसने ध्यान रखा था मेरा बस, वो भी बहुत अच्छे से। दोनों माँ बेटे आपस में बात कर ही रहे थे, तभी मोहल्ले की कुछ औरतें उसके दरवाजे पर आ जाती हैं और आकृति को देखकर संजना से कहती हैं। संजना बहन, ये चाइनीज कौन है? बड़ी ही सुंदर लग रही है। अरे बहन, कैसी बात कर रही हो? तुमने टीवी या फोन में चाइनीज को देखा नहीं है? वो कितने सुंदर होते हैं। अब जब वो इतनी सुंदर है तो कबीर का क्या, किसी का भी इस चाइनीज पर मन डोल जाए। हेरा माई चिनिया होई ना। ये क्या बोल गई बहू? आंटी जी, ये चाइनीज नहीं बल्कि नेपाली है। और माँ, आप हमें अंदर आने दोगी या नहीं, या मैं अपनी पत्नी को लेकर घर से चला जाऊँ? अपनी बेटी की बात सुनकर संजना अपनी बहू बेटे को घर में लेकर आती है। शाम को जब जानवी घर आती है तो वो अपने घर में नेपाली लड़की को देखकर हैरान रह जाती है। माँ, ये कौन है? ये तेरी भाभी है। अपने भाई की आवाज सुनकर जानवी अपने भाई की तरफ देखती है और उछल जाती है। दोनों भाई बहन की खुशी देखकर आकृति अपनी ननद से कहती है। सोनती में ढेरे खुशी छो। क्या कहा आपने? और भैया, ये भाभी? आकृति ने कहा है कि हम दोनों कितने खुश लग रहे हैं। आपको इस चिंग चोंग के अलावा कोई और नहीं मिली क्या? मैं चिंग चोंग नहीं, मैं नेपाली है। ओह अच्छा, तो आपको हिंदी भी बोलनी आती है। पर माफ करना आकृति जी, मैं आपको अपनी भाभी नहीं मानती। आकृति को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। उसके साथ सब बेरुखी सा बर्ताव करती। कोई भी उसको ना तो किचन में जाने देता और ना ही घर का काम करने देता। लेकिन फिर भी आकृति हार नहीं मानती और सबका दिल जीतने के लिए हर वो पैतरे आजमाती है जो उससे हो सकता था। समय बीतता है और बीतते समय के साथ आकृति का भोलापन देख संजना आकृति को अपनी बहू मान लेती है। आकृति बहू, तू सच में बहुत भोली है और इस भोलेपन ने ही मेरा दिल जीत लिया है। पहले मैं तुझे रसोई में जाने से रोकती थी ना, लेकिन अब नहीं रोकूंगी। बहू, ले इस घर की चाबी और आज से इस घर की मालकिन तू ही है। अब इस घर की पूरी जिम्मेदारी तू ही संभालियो और आज सबके लिए तू ही खाना बनाएगी। माँ जी, मैंने आपका विश्वास जीत लिया। मेरे लिए इससे बड़ा बात कौन हो सकता है। लेकिन मैं जानवी का विश्वास कैसे जीतेगा? वो अपने आप ही मान जाएगी। फिलहाल हमें बहुत जोर से भूख लग रही है, इसलिए तू जाकर कुछ बना दे। जी माँ जी। अपनी सास की बात सुनकर आकृति किचन में जाती है और तरह तरह के पकवान बनाती है। मैंने सब खाना तो बना दिया हो, पर खाने को टेस्टी बनाने के लिए मेरा को और कुछ भी करना होगा। ओइडियो, क्यों न मैं अपना स्पेशल चीज इसमें डालूं। आखिर इतने समय बाद आज मेरा पहला रसोई है। आकृति अपनी नजरें घुमाती है और उसे रसोई में कहीं भी नमकीन नहीं दिखाई पड़ती। ये देखकर वो आकृति खुद से कहती है, यहाँ पर तो कोई भी नमकीन नहीं है। अब मैं क्या करूँ? क्या मेरे को अपना नमकीन डालना चाहिए? पर अगर इनको पसंद नहीं आया तो एक बार डाल के तो देखती मैं, क्या पता इनको पसंद ही आ जाए। आकृति अपने कमरे में जाती है और नमकीन डालकर सब्जी बना देती है। कुछ देर बाद जब सब खाना खाते हैं तो उन्हें खाने का टेस्ट काफी पसंद आता है। बहू, खाना तो बहुत ही लाजवाब बना है। आखिर तूने इतना अच्छा खाना बनाना सीखा कहाँ से? मौजी को बताऊं? नहीं नहीं, अगर मौजी को पता चल गया मैं नमकीन की सब्जी बनाई है तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। वैसे भी सब्जी में नमकीन घुल मिल गया है। अरे बहू, कहाँ खो गई तू? मौजी ये खाना मैं अपनी माँ से सीखे थे।
वो हमको बहुत ही अच्छे अच्छे खाने बनाने सिखाते थे। जहाँ सभी आकृति की तारीफ कर रहे थे तो वहीं जानवी अपना मुंह सड़ाकर वहाँ से चली जाती है। समय गुजरता है और समय के साथ आकृति हर सब्जी में नमकीन डाला करती। सभी को खाने के लिए वो ऐसे ही देती। एक रात सभी खाने का इंतजार कर रहे थे। आकृति ने आज खाने में बहुत कुछ बनाया था और सभी के ऊपर नमकीन डालकर वो सभी के सामने परोसती है। अब जैसे ही सब खाना खाते हैं तो उन्हें नमकीन का स्वाद आता है। इसमें नमकीन का टेस्ट क्यों आ रहा है? हाँ आ तो रहा है, पर सभी में नमकीन कौन डाल सकता है? डालेगा कौन? अरे वही डालेगा ना जो खाना बनाता है। आकृति, खाने में नमकीन डाला है तूने? वो मोजी। आकृति, तुम इस तरह से हिचकिचा क्यों रही हो? क्या सच में तुमने सब्जी में नमकीन डाली है? कबीर के बार बार पूछने पर भी आकृति कुछ नहीं कहती और वो चुपचाप खड़ी रहती है। इसका मतलब ये हरकत तुम करती थी? बहू, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तू हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेगी। मुझे तो पहले ही ये नेपालन पसंद नहीं थी, पर भैया ये आपको पसंद थी, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी इसको अपनाना पड़ा। अपने घर वालों की बातें सुनकर आकृति की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। जानवी भी लगातार उसको उल्टा सीधा कह रही थी। ये देखकर आकृति को अब बर्दाश्त नहीं होता और वो गुस्से में फूट पड़ती है। आप लोगों ने खुद को समझा क्या है? अरे जो मन में आ रहा है वो बोले जा रहे हो। इतने शो में से आप लोग जो खाते आ रहे हैं ना, उन शो भी में नमकीन था। पर जब तक आप लोगों को नहीं पता था तब तक आप तो मेरे हाथों का बहुत तारीफ करते थे, लेकिन अब मैं बुरी बन गया। बात बुरी बनने की नहीं है बहू, बात है नमकीन की सब्जी खाने की। अरे तुझे पता है कि नमकीन हद से ज्यादा खानी सही नहीं होती। तुझे मैंने घर की जिम्मेदारियां ये सोच कर दी थी कि तू सब चीजें अच्छे से संभाल लेगी, और तूने संभाला भी, लेकिन रसोई को अच्छे से नहीं संभाल पाई। इसीलिए आज के बाद तू रसोई में नहीं जाएगी। नमकीन की सब्जी बनाने की आदत से आकृति अपनी रसोई की जिम्मेदारी से हाथ धो बैठती है। जिसके बाद संजना अपने घर में खाना बनाने के लिए एक नौकरानी रखती है। समय यूं ही गुजरता है। संजना अपनी बहू से तो प्यार करती थी, पर वो अपनी बहू को रसोई में जाने नहीं देती, क्योंकि उन्हें नमकीन की सब्जी नहीं खानी थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।